आज इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कितना लेक्चर नंबर है? 38। कल जब मैंने वो एग्जाम्पल के ऊपर इसको फिनिश किया था लेक्चर को, और लोकलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल जो हमने स्टडी की थी, अच्छा उससे आगे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम 2.2.5, 2.26 और 2.27, ये ग्रिफिथ के अंदर 2.28 और 2.29 ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल फाइंड करने के जो है वो डिफरेंट वेज हैं। आज हमने जो है टॉपिक स्टडी करना है, वो हमने स्टार्ट करना है बाउंड्री कंडीशंस। तो जो टिपिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम होता है उसके अंदर सोर्स स्टार डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होती है, और वो जो सोर्स स्टार डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लेते हैं, उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लेते हैं, और उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लाइन की फॉर्म में हो, चाहे वो सरफेस की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम की फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो हम क्या कहते हैं कि लैम्डा है, सिग्मा है या रो है। तो सबसे ज़्यादा जो जर्नलाइज्ड फॉर्म होती है उसकी, वो रो से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जब भी कोई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, तो इन द टिपिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम, तो जो टिपिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है, यू आर गिवन ए सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको एक सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी होती है, जिसको कि हम जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है उसकी वो रो है, और हम जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे फाइंड करना चाहते हैं जो कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोड्यूस करती है, विच इट प्रोड्यूसेस। तो ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फाइंड कर लेते हैं तो फिर आप उससे पोटेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं, और अगर आप पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं तो पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे भी फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। वो जो सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, या लाइन है, या स्क्वायर है, इस तरह की जो सिमेट्रीज हैं उनके ऊपर हम गाउसेस लॉ को लगा कर तो कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जहाँ पर हमारे पास सिमेट्रीज नहीं होती, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा दूसरी शेप्स होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उधर आप कूलम्स लॉ जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अनलेस द सिमेट्री तो जो सिमेट्री है ऑफ द प्रॉब्लम की जो सिमेट्री है, ठीक है। अब प्रॉब्लम की सिमेट्री क्या हो सकती है, वो कोई भी सिमेट्रिकल शेप जो है वो हो सकती है, अलाउज ए सॉल्यूशन बाय गाउसेस लॉ,
ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका सॉल्यूशन आप गाउस लॉ की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो हमने पीछे भी ये बात की थी कि ये आपके एडवांटेज में है कि आप पहले जो है वो पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, सो इट इज ऑन योर एडवांटेज अब दानिश इनको बुला लो, ये जो बार भेजे हैं मैंने, टू कैलकुलेट, so it is your advantage to calculate first electric potential and then the electric field। तो वो आपको पता है कि जो फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल वी और V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है, उनको लगाकर हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? रो, ई एंड वी। अब रो किसको डिस्क्राइब कर रही है? एक्चुअली चार्ज को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ई जो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और वी भी जारी बात है उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब है कि ये तीन जो है हमारे पास मेन पार्ट हैं इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ई, वी और रो। These are थ्री। तो ये हमारे पास तीन जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और वो कौन कौन सी हैं? उसमें रो, ई एंड वी, ये तीन मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी कि इन्हीं के गिर्द सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो रिवॉल्व करती है। तो अब हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले जो हैं उनको ड्राइव किया। ठीक है, जैसे आपने गाउस लॉ को ड्राइव किया था, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने पोटेंशियल को ड्राइव किया वी माइनस ई डॉट डी एल। फिर आपने कूलम्स लॉ जो है वहाँ पर कूलम्स लॉ को ड्राइव किया, कूलम्स लॉ की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकाली, कूलम्स लॉ की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू निकाली। तो हमने अभी तक जो टोटल है यहाँ पर वो 6 फार्मूले जो हैं वो ड्राइव किए हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलेट होते हैं। ठीक है, देयर आर 6 formulas which are derived and interrelate with each other, और वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। सबका आप देख रहे हैं ना, ये जितने फार्मूले मैंने बने ये सब एक दूसरे के साथ, कहीं पे फील्ड आ रहा है, कहीं पे पोटेंशियल आ रहा है, वी के साथ रिलेट हो रहा है, ई रो के साथ रिलेट हो रही है। ये जितने फार्मूले हैं इनमें सब में ये रो, वी और ई, ये जितने 6 फार्मूले आपने ड्राइव किए हैं उनमें सब में वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट होते हैं। ठीक है, अब हम ये जो सारा ये जो जितने आपके 6 फार्मूले हैं, ठीक है, मैं एक फिगर जो है वो यहाँ पर उसको ड्रा करता हूँ
उस फिगर को, और उस फिगर के अंदर हम इन ये जो 6 फार्मूले हैं इनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास 6 फार्मूलाज बनते हैं। तो ये फिगर एक ए है, ये इस तरफ हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस डेल वी है, और यहाँ पर नीचे हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है जी। उसके बाद इधर से वेक्टर लें, अगर इधर ले जाएं और यहाँ से एक वेक्टर लें और इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, तो इस जगह पर जो है हमारे पास यहाँ पर एक तो फार्मूला आएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, इस तरफ ये जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरफ ये V है पोटेंशियल। ठीक है, और इधर ये रो है, और इस रो को इसके साथ मिला दें, रो V और E। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह पर हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर V माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो तीसरी साइड है इस ट्राइंगल की, ये डेल स्क्वायर V माइनस, ये कौन सी है, पॉइजॉन्स इक्वेशन। और इस तरफ जो है ये वाला जो है यहाँ पर V, ये हमारे पास इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ओवर आर डी ऑफ टाउ। ये पोटेंशियल का फार्मूला है। ठीक है जी, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 फार्मूले जो हैं वो आपको बन गए हैं आपके, और ये आप V E और रो के दरमियान में आप इनको प्लॉट किया। तो ये फिगर हमारे पास है 1। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी हमने किस में समराइज की हैं, इस फिगर 1 के अंदर। ठीक है, the all equations are summarized in figure 1। ये सारी फिगर 1 के अंदर हमने समराइज कर दी हैं। अब यहाँ पर जो मोस्ट फंडामेंटल जिससे हम बिगन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर मोस्ट फंडामेंटल लॉ जो है वो कौन सा है, वो कूलम्स लॉ। यानी कि आप स्टार्ट ही जब लेते हैं, जब आप चार्ज की बात करते हैं तो वो कूलम्स लॉ से करते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ ही जो है वो आपको ये बताता है कि जिस जगह पर चार्ज पड़ा हो उसकी सराउंडिंग में फोर्स होती है, और अगर दो चार्जेस पड़े हों उनके दरमियान में कोई सेपरेशन आर हो तो वो चार्जेस जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस, वो चार्जर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। यानी कि आपका मेन स्टार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो किससे होता है, जो फंडामेंटल है वो आपका
वो कूलम्स लॉ से जो होता है। तो वो वी बिगिन just two experimental observations। तो हम दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएं, ज्यादा चार्जेस आ जाए, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये एक क्या है, एक जर्नल, ब्रॉड जर्नल रूल है जो कि तमाम आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ए ब्रॉड जनरल रूल that can be applied। ये ब्रॉड जनरल रूल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। दूसरे नंबर पर है कूलम लॉ। ठीक है, सेकंड जो है इसके अंदर, सेकंड द कूलम्स लॉ। दूसरा फंडामेंटल जो है या जर्नल रूल जो है वो कूलम्स लॉ है। और कूलम लॉ क्या है, ये फंडामेंटल लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यानी कि ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं, इससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो बात होगी कि जो जर्नल और ये फिगर भी होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा अंडर गोज जाता है एक डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है जब आप क्रॉस करते हैं किसी सरफेस चार्ज को। ठीक है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहता जब भी आप क्रॉस करते हैं किसको, सरफेस चार्ज को। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ऑलवेज अंडरगोज ए डिसकंटिन्यूटी। ये हमेशा डिसकंटिन्यूटी जो है उसकी तरफ जाता है व्हेन यू क्रॉस ए सरफेस चार्ज सिग्मा। जब आप किसी सरफेस चार्ज सिग्मा जो है उसको क्रॉस करते हैं। तो हमेशा ये कंटिन्यूस नहीं रहता, ये डिसकंटिन्यूटी की तरफ जो है वो चला जाता है। आप कंटिन्यूस फंक्शन का आपको पता है कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं उस फंक्शन का, और अगर वो डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर हो निकल आए तो फिर वो कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर वो जीरो के ना बराबर नहीं निकलेगा तो फिर इसका मतलब है कि इट मींस इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी जो है वो आ रही है। अब ये इनफैक्ट एक सिंपल मैटर है, इनफैक्ट इट इज ए सिंपल मैटर
to find the amount by which E changes at such a boundary। तो अब जारी बात है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो इसका मतलब है कि ये फिर ई जो है वो इट विल चेंज, ई के अंदर चेंज आएगी और वो चेंज जो है वो क्या करनी होती है वो आपने, यानी कि ई वेरी कर रहा है। अब नो जब वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो वो कांस्टेंट नहीं रहा, या आप कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, वो चेंज हो रहा है जब उसके अंदर, जब वो क्रॉस करता है किसी भी सरफेस चार्ज को। अच्छा, अब जो आपके पास इक्वेशन है गाजेस लॉ की, ठीक है, ये इसी सरफेस की बात हम करते हैं। आप सपोज करें, आपने पीछे एग्जांपल भी एक की थी कि एक बॉक्स लिया था, ठीक है, एक लिड उसके ऊपर लगा हुआ था, ढकना लगा हुआ था उस बॉक्स के ऊपर, तो उसके लिए आपने गाजेस लॉ लगाकर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वही एग्जांपल हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। सपोज ड्रा ए थिन बारीक थिन वेफर गाजियन सरफेस। वेफर वेफर बिस्किट नहीं होता, वो बारीक बिल्कुल थिन होता है, ठीक है, ये वो थिन गाजियन सरफेस हम ड्रा करते हैं। पिल बॉक्स, पिल बॉक्स की शक्ल की एक गाजियन सरफेस। एक्सटेंडिंग, और इसको अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं ओवर द एज इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है जी, हर डायरेक्शन के अंदर इसको एक्सटेंड कर दें एज शोन इन फिगर 2। अभी मैं बनाता हूं वो फिगर 2 जो है। तो सो बाय गाजेस लॉ, अब आप यहां पर इस पिल बॉक्स के ऊपर आप गाजेस लॉ लगाएंगे तो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस चार्ज की बात हो रही है, चूंकि ये पिल बॉक्स है, ये सरफेस है, तो सरफेस चार्ज की अगर बात हो रही है तो फिर क्यू इन क्लोज जो है वो सिग्मा ए के बराबर होगा, यानी कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ए जो है ये क्या है, ये एरिया लिड का, वेयर ए इज द एरिया ऑफ lid of pill box। अच्छा, अब यहां पर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये वेरी कर रही है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि सरफेस जो है वो मे बी के कर्व हो, ठीक है। अब पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिर इसको हम
डिस्क्राइब करते हैं, ये जिस फिगर 2 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये देखिए, ये कोई आपके पास सरफेस है और इसके अंदर ये कोई बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है जिसके लिड का एरिया ए है। अब यहाँ पर ई, ठीक है, ये सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस पॉइंट के ऊपर ई परपेंडिकुलर अबव और इधर इस पॉइंट के ऊपर ई परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, अब ये पॉइंट के ऊपर दो फील्ड्स आ रहे हैं, एक इसके अबव भी है और एक इसके नीचे भी है, बॉटम पे भी है। ये फिगर है आपके पास 2। तो अगर इफ सिग्मा वेरीज, यानी कि अगर सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है, सिग्मा वेरी करती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पॉइंट से पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेरी करती है। यहां सरफेस आपकी कर्व है, आर द सरफेस इज कर्व्ड। ये सरफेस के अंदर कोई कर्व्स आ रहे हैं। अब यहां पर जो ए है, एरिया, ये आप देखें, ये एरिया जो हमने यहां पर लिया ये बहुत स्मॉल लिया, छोटा एरिया जो है उस लिड का लिया। तो वी मस्ट पिक ए टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल, इसको बहुत छोटा होना चाहिए ए को। अब जो साइड्स हैं इस पिल बॉक्स की, वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। तो जो ये आपने एरिया लिया यहाँ पर, ये बहुत छोटा है, और ये जो साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये साइड है, ये पिल बॉक्स है आपके पास। ठीक है, ये जो पिल बॉक्स आपने इस सरफेस के अंदर ड्रा किया है। तो जो साइड्स हैं पिल बॉक्स की, नाउ द साइड्स ऑफ पिल बॉक्स, ठीक है। अब इस पिल बॉक्स की जो ये साइड्स हैं, कंट्रीब्यूट नथिंग टू द फ्लक्स, इनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्लक्स के टुवर्ड्स नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो लिमिट है, जो इसकी थिकनेस है, हमने कहा कि ये बॉक्स बड़ा छोटा सा पिल बॉक्स हमने बनाया है। तो इन द लिमिट, अगर यहाँ पर आप लिमिट ले लें, एज द थिकनेस एप्सिलॉन, मैं इसको थिकनेस को एप्सिलॉन से जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूं, गोज टू 0, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि इतनी छोटी उसकी थिकनेस है, इतना बारीक जो है वो पिल बॉक्स है।
तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सो वी लेफ्ट विद, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी। अब आप देखेंगे यहां पर एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, जो इधर पॉइंट है स्पिल बॉक्स के पास। तो ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब ई परपेंडिकुलर अबव जो है ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, ठीक है, अपर पार्ट के ऊपर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इधर आप देखें कि ई परपेंडिकुलर अबव, वेयर, व्हाट इज दिस कंपोनेंट ऑफ E, that is perpendicular to the surface, जो परपेंडिकुलर है सरफेस के। अबव, ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, और ई परपेंडिकुलर बिलो, ये भी वही कंपोनेंट है लेकिन ये बिलो द सरफेस है। कंपोनेंट ऑफ ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिलो। ठीक है जी, ये मैं अब तैयब साहब आ गया, मैं इधर ही इस लेक्चर को रोक रहा हूँ, मैं इधर से आगे इसको कंटिन्यू करूँगा अगले लेक्चर के अंदर। ये मैं उसी लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो है, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने फिगर वो ड्रा की थी ये वाली, इस फिगर के अंदर ये आपने एक पिल बॉक्स जिसका एरिया ए था, ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये ई परपेंडिकुलर अबव था और इस तरफ ई परपेंडिकुलर बिलो था इस फिगर के अंदर, ठीक है। मैं इस फिगर को हमने 1B का नाम दिया था, नहीं फिगर 2 का, ये फिगर 2 थी हमारे पास। तो इस फिगर के अंदर आप अगर आप देखें तो ये जो ई है इधर बिलो और अबव, आप देखें कि इसकी एक ही डायरेक्शन आपने ली है, यू हैव टेकन वन डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड, ठीक है ना। ये भी इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर जो डायरेक्शन इस सरफेस के लिए है वो अबव ही हमने अज्यूम किया, यानी कि अपवर्ड ही हमने वो डायरेक्शन जो है उसको लिया। तो वी अज्यूम अपवर्ड is the direction
of both E perpendicular above and E perpendicular below. दोनों की डायरेक्शन जो है वो अबव आपने जो है वो कंसिडर की, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट जो है ये भी इसके अपवर्ड जा रहा है और यहाँ से भी ये अपवर्ड जो है वो जा रहा है। अब ये जो सारी डिस्कशन की है इसका हम कंक्लूजन पहले ड्रा करके देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस कंक्लूजन, कि इस सारी डिस्कशन से हम क्या जो है वो ड्राइव आउट कर रहे हैं या क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है ई का, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट मीन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इट मीन दैट जो नॉर्मल कंपोनेंट है ई का इज डिसकंटिन्यूअस बाय द अमाउंट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इतनी अमाउंट से डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि जब आपने वो पीछे इक्वेशन थी ई परपेंडिकुलर अबव और ई परपेंडिकुलर बिलो, व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो उसका मतलब है कि कोई वैल्यू आपकी इक्वल पे आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसका ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है एट एनी बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री पे ले लें। किसी भी बाउंड्री पे आप इस तरफ इस तरफ इस तरफ किसी जगह पर भी ले लें तो ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि आपके पास ई अबव और ई बिलो की वैल्यू इक्वल के बराबर कुछ निकल रही है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर जब हमारे पास कोई सरफेस चार्ज नहीं होती, यहाँ पर आपने तो ये चार्ज ये डिस्कस किया ना कि यहाँ पर सिग्मा है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम ये सपोज करें कि कोई भी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ना हो, तो इन पर्टिकुलर इफ वी हैव नो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अगर आपके पास कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी कि सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू 0, सिग्मा 0 के बराबर है। तो आप अगर सिग्मा 0 हो जाएगा तो फिर वो जो इक्वेशन है ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, उसमें तो सिग्मा 0 हो गया, तो फिर ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो जब वो 0 के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ई फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उस केस में ई परपेंडिकुलर यानी कि जो नॉर्मल ई परपेंडिकुलर क्या, नॉर्मल कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर इज कंटिन्यूअस, ई परपेंडिकुलर जो है वो कंटिन्यूअस है इफ देयर इज नो सरफेस चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज, ठीक है, कोई सरफेस चार्ज जो है वो नहीं मौजूद, तो फिर ई जो है वो आपका कंटिन्यूअस होगा। अब ई परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है, दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जब सरफेस चार्ज नहीं होती तो उस सूरत में हमेशा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। द टेंजेंशियल component of E is always continuous. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट E का हमेशा कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम
फॉर एग्जाम्पल if we apply equation E dot dl is equal to 0, अगर ये इक्वेशन जो है आप अप्लाई करें तो थिन रेक्टेंगुलर लूप as shown in figure 3, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर वो फिगर 3 पहले ड्रा करता हूँ, फिर इसको आगे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक थिन रेक्टेंगुलर लूप है इसके अंदर जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। और इसकी यहाँ तक ये जो विड्थ है, ये या हाइट कह लें आप इसके, ठीक है, ये जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन के बराबर है। तो यहाँ पर ये सिग्मा है, इधर ई पैरेलल अबव और यहाँ पर ई पैरेलल बिलो, ये हमारे पास है फिगर 3। अब यहां पर हमने ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इस लूप के ऊपर वो वाली इक्वेशन लगाई है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो जो एंड्स हैं, द एंड्स गिव नथिंग एज एप्सिलॉन गोज टू 0। अब यहाँ पर जो एंड्स है ना इस सरफेस के रेक्टेंगुलर लूप के, ये कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ये बहुत थिन है, ये इसकी यानी कि इतनी थिन है कि इट इज़ ऑलमोस्ट गोज टू 0, कि ये तकरीबन 0 के ही बराबर है। और एंड द साइड्स गिव्स, एंड से तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो साइड्स हैं वो आपको क्या दे रही हैं, ई पैरेलल अबव माइनस, ये इसी इक्वेशन के अंदर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, एल और ई पैरेलल बिलो एल इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैंने पीछे को इक्वेशन डिफाइन की थी प्रीवियसली, तो 1 या 2 उसको नंबर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसको मैं फिर 2 कह लेता इस इक्वेशन में, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब ये 0 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली इक्वेशन अप्लाई की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई पैरेलल अबव एल माइनस इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो, इसके बराबर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ई पैरेलल अबव
इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो। अब इसमें ई पैरेलल क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ ई विच इज पैरेलल टू द सरफेस। पीछे आपने परपेंडिकुलर को भी डिस्कस किया, लेकिन जब आपने परपेंडिकुलर को डिस्कस किया तो उस वक्त आपकी वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट निकल रही थी, लेकिन पैरेलल के केस के अंदर ये वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर, और जब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट निकल रही थी तो यू आर सीइंग दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। उस वक्त आप ये कह रहे थे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर ये अब पैरेलल के केस में ई पैरेलल क्या है? इट इज द कंपोनेंट of E which is parallel to the surface, जो कि सरफेस के पैरेलल। अब जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इक्वेशन 1 और 2 की, द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इक्वेशन 1 and 2 can be combined into a single फार्मूला। अब आपके पास दो आ रही है ना, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की आ रही है और एक पैरेलल कंपोनेंट जो आ रही है, तो आप उसको दोनों को एक ही फार्मूले के अंदर जो है वो कर सकते हैं कंबाइन। हम ये कहेंगे कि ई अबव, अब यहाँ पर हम कंपोनेंट को मेंशन नहीं करेंगे, हम जनरलाइज कर देंगे इक्वेशन, ई अबव ई बिलो माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पर n क्या है? n यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये जो इस जगह पर आएगा ये n, वेयर n अच्छा ये जो है ना, ये इसके ऊपर ना यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इधर जो है ना ये वेक्टर के, वो पीछे भी जो इक्वेशन लिखी थी ना उसके ऊपर वेक्टर का निशान आपने डाल देना, ठीक है। वो वेक्टर आ रहा है उधर, ये जहाँ पर लिखी थी ना ये परपेंडिकुलर, वो वेक्टर वो कंपोनेंट्स है, उसके वेक्टर का निशान जो है वो उसके ऊपर आएगा। अच्छा अब यहाँ पर n जो है ये क्या है? इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the surface। ये यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ये किस तरफ पॉइंट करेगा? तो ये पॉइंट करेगा, इट विल पॉइंट फ्रॉम बिलो टू अबव, ऊपर से नीचे की तरफ ये पॉइंट करेगा n यूनिट वेक्टर। यानी कि ये n यूनिट वेक्टर जो है ये इस तरह जाएगा, ये बिलो और ये अबव, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ सरफेस के ये पॉइंट करेगा। अब यहाँ तक तो ये बहस जो है वो किस तक हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। नाउ वी शुड टॉक अबाउट पोटेंशियल आल्सो, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो ऑब्वियसली आपस में रिलेटेड है और रो भी उसके साथ रिलेटेड है, तो द पोटेंशियल, अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें
मीन विच इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पोटेंशियल जो है वो कॉन्टिन्यूअस है अक्रॉस एनी बाउंड्री as shown in figure 4. तो पोटेंशियल को तो पहले ही हमने कह दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है किसी भी बाउंड्री के अक्रॉस। तो देख लेते हैं कि ये हाउ इट इज कॉन्टिन्यूअस, कि ये किस तरह कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं यहाँ पर फिगर 4 जो है उसको ड्रा करने लगा हूँ। ये उसी तरह आपके पास सरफेस है जिसमें सरफेस चार्ज सिग्मा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट बी है, ये नीचे की तरफ एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये दो पॉइंट्स हैं सरफेस के ऊपर। तो जाहिर बात है कि इन पॉइंट्स के ऊपर यू कैन फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? किसी पॉइंट के ऊपर ही होता है ना। जब चार्ज किसी पॉइंट के ऊपर होता है तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हैं, तो पिछले हमने जितने केसेस दिए हैं उनके अंदर रेफरेंस को इन्फिनिटी आपने लिया। इन्फिनिटी से आप जो है वो चेक करते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल जो है आ रहा है। बहरहाल ये एक सरफेस है, इसको आप कह लें फिगर 4। इसमें ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। बी ऊपर की तरफ है, ए जो है वो नीचे की तरफ है। तो अब पोटेंशियल की जो इक्वेशन है, ठीक है, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है? V माइनस, अब चूंकि ए और बी पॉइंट है तो फिर ए और बी पॉइंट के लिए ए टू बी ई डॉट डी एल, ये इक्वेशन पड़ी हुई है आपको पोटेंशियल की। तो अब इसके अबव और इसके बिलो, V अबव एंड V बिलो, ठीक है, इसके ऊपर इसके नीचे। तो V अबव माइनस V बिलो इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट डी एल। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें आप। नो, अब आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर अगर पाथ डी एल जो है वो श्रिंक कर जाए 0 को, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? फिर ये 0 के बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन से नजर आ रहा है। तो इफ द पाथ shrinks to 0, तो अगर पाथ 0 पे श्रिंक कर जाए, वह इतना कुछ छोटा हो जाए कि बिल्कुल 0 ही हो जाएगा, यानी कि इनके दरमियान में पाथ बिल्कुल ऐसे इधर आ जाए, थोड़ा सा शायद हो गोज टू 0 के बराबर हो जाए, तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक ये वाली टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि ये 0 हो रही है, ठीक है। तो यू कैन राइट V अबव माइनस V बिलो इज इक्वल टू 0। So now this is equal to this, V above is equal to V below। V above जो है ये V below के बराबर जो आ जाएगा।
अच्छा, अब जो ग्रेडियंट, ये तो सिंपली पोटेंशियल की बात होगी कि सीधा सीधा जो पोटेंशियल है ये तो भाई कंटिन्यूस है, क्योंकि इसकी इस साइड पर तो कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल के ग्रेडियंट की बात करें तो क्या ग्रेडियंट जो है पोटेंशियल का वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये आपने पढ़ा है पीछे, कि जब आप पोटेंशियल का ग्रेडियंट यानी कि किसी जगह पर अगर पोटेंशियल चेंज होता है, मीन पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस रीजन के अंदर, मिसाल के तौर पर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप कहें कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ से नजर है बी पर पोटेंशियल कुछ होगा और होगा, ए के ऊपर पोटेंशियल कुछ और होगा, जब तक आप इसको श्रिंक नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पर इसका पोटेंशियल और है, इसका पोटेंशियल और है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पर एग्जिस्ट करता है, सो देन इट मीन दैट देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। E इज इक्वल टू माइनस डेल बी का क्या मतलब है कि जब आप चार्ज की, यानी कि इधर से उठाकर चार्ज इधर लेके जाते हैं, सपोज करें आपका चार्ज पॉइंट ए के ऊपर पड़ा, आपने उसको उठा के बी पे ले गए, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव चेंज द पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल उसका चेंज किया, और जब आपने पोटेंशियल को चेंज किया तो उसकी वजह से इस रीजन के, आप जी आप फील्ड कैलकुलेट करो, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाए, ठीक है। तो अब अभी तो हमने ये सिंपल पोटेंशियल की बात की, वो तो हमारे पास 0 निकल आया, जहां से हमें पता चला कि ये तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट जो है उसकी बात करें कि ग्रेडियंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हाउएवर द ग्रेडियंट ऑफ V, जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, इज हैविंग discontinuity in E, ठीक है, since E is equal to माइनस डेल V, क्योंकि जो E है वो माइनस डेल V के बराबर है। अच्छा, अब जो आपके पास थी इक्वेशन नंबर 3, ये वाली, तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इधर आप अगर ग्रेडियंट ले लें, यानी कि डेल वी अबव और डेल वी बिलो जो है इस इक्वेशन 3 से आप ले लें, तो इक्वेशन 3 implies that, अब इक्वेशन 3 जो है ये हमें क्या बता रही है, ये वाली इक्वेशन जो है E अबव माइनस E बिलो के जो ग्रेडियंट है डेल V अबव माइनस डेल V बिलो, दैट इज इक्वल टू -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा n यूनिट वेक्टर। माइनस का साइन क्यों है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V, वहां से माइनस का साइन, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में भी
राइट डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं यूँ के ये कहूँ कि करली वी अबव, इसको क्वेश्चन 5 कह दें, करली वी अबव ओवर करली एन माइनस करली वी बिलो ओवर करली एन इज इक्वल टू -1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एन यूनिट वेक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। डेल को मैंने क्या ले लिया, करली ओवर करली एन। तो यहां पर वेयर करली वी ओवर करली एन इज इक्वल टू डेल वी डॉट एन यूनिट वेक्टर, इसको ओपन करें तो यही आ जाएगा, क्योंकि एन तो यूनिट वेक्टर है और वो लॉन्ग वी है। तो डेल वी डॉट एन यूनिट वेक्टर, ये क्या बनेगा, इसको मैं ओपन करूँगा अगर, डेल वी डॉट एन यूनिट वेक्टर डेल वी एन यूनिट वेक्टर काज ऑफ थीटा। तो एन और वी तो एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो काज 0 डिग्री, तो आपके पास जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये एन का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा। सो इट मीन्स के जो डेल वी डॉट एन यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू डेल वी, ये डेल वी के बराबर है, और डेल वी डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू करली वी ओवर करली एन। अब ये जो डेल वी डॉट एन करली वी ओवर करली एन है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको हम कह देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 7। क्या आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 7 है? अब इक्वेशन 7 जो है डिनोट्स, ये क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ वी, करली वी ओवर करली एन, नॉर्मल डेरिवेटिव। तो ये बेसिकली ये नॉर्मल डेरिवेटिव क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज चेंज। अब जारी बात है डेरिवेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल के अंदर चेंज आ रही है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है जी, करली वी ओवर करली एन मीन एन इज चेंजिंग। व्हाट इज एन? परपेंडिकुलर। एन यूनिट वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो चेंज आ रही है। अब इस सारे डिस्कशन के अंदर हमने ये चीज नोट की है कि note that boundary conditions these boundary condition states relates fields and potentials। ये बाउंड्री कंडीशन क्या कर रही है, इसमें आप देख लें कि फील्ड्स और पोटेंशियल को आप रिलेट कर रहे हैं जस्ट अबव एंड बिलो। जस्ट अबव
and below the surface, सरफेस के अबव और सरफेस के बिलो, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको हम रिलेट कर रहे हैं। अब जो ये जो लास्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन 6, ये जो हमने यहां पर राइट डाउन की है, इक्वेशन 6 जो है इक्वेशन 6 इज द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 6, जो डेरिवेटिव है इधर इक्वेशन 6 का, किसके रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू n, आर लिमिटिंग as approaches the surface from either side. अब डेरिवेटिव जो 6 का है वो लिमिटिंग है, ठीक है। अब लिमिटिंग क्या है? मतलब है कि आप किस साइड से सरफेस को अप्रोच कर रहे हैं। यू आर अप्रोचिंग द सरफेस फ्रॉम अबव और यू आर अप्रोचिंग द सरफेस फ्रॉम बिलो, ये लिमिट है उसके ऊपर। ऊपर की तरफ से कर रहे हैं या नीचे की तरफ से, उसकी तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं। तो इक्वेशन 6 बेसिकली पोटेंशियल, यानी कि अबव और जो बिलो पोटेंशियल है उसको डिस्क्राइब कर रही है, और ये लिमिटिंग है, ये अबव और बिलो के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो ये अब जो है हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस का जितना था वो हो गया। इसमें अब उसने प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो एक दिया हुआ है 2.30, ये प्रॉब्लम आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आगे मूव ऐड करेंगे वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क और जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हमने कैलकुलेट करके देखना है। बता दो इसे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे द वर्क इट टेक्स टू मूव ए चार्ज, कि हमें एक चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो फर्स्ट, द वर्क इट टेक टू मूव द चार्ज। आप सपोज करें कि आपके पास एक स्टेशनरी कन्फिग्रेशन है ऑफ सरफेस चार्जेस। स्टेशनरी का मतलब है कि चार्जेस जो हैं दे आर एट रेस्ट, ठीक है। तो एक ऐसी कन्फिग्रेशन है जो उन चार्जेस की है कि जो सोर्स चार्जेस की है कि जो रेस्ट के ऊपर है। सपोज वी हैव stationary
configuration of source charges. जो सोर्स चार्जेस हैं उनकी एक स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम एक टेस्ट चार्ज क्यू, ये कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन वहाँ पर उस कॉन्फ़िगरेशन के पास हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज क्यू जो है वो लेके आते हैं। अब आप उस टेस्ट चार्ज क्यू को एक पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो जाहिर बात है, आपने किसी चीज़ को मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्क डन। ठीक है, एंड you want to move a test charge Q, और आप एक टेस्ट चार्ज Q जो इसको मूव करना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B, पॉइंट A से B की तरफ, एज शोन इन फिगर 1। जैसा कि फिगर 1 अभी मैं ड्रा करता हूं। ठीक है, तो आप देखें कि ये हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है चार्जेस की। यहाँ पर ये Q1 है, Q2 है और QI है। Q1, Q2, Q3 अप टू QI तक चार्जेस हैं। Q1, Q2, Q3 अप टू QI, इतने चार्जेस पड़े हुए हैं, IX तक आपके पास चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, और ये चार्ज Q को आप मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कह लें ये फिगर 1 है। ये चार्ज इधर ये डिस्ट्रीब्यूशन है सोर्स चार्जेस की जो रेस्ट पे हैं, और आप इस चार्ज A को B तक मूव करवाना चाह रहे हैं। यू वांट कि यह चार्ज A से B की तरफ मूव करे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क तो करना पड़ेगा भाई, चार्ज को मूव करना, फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो जब फोर्स लगेगी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो वर्क डन होगा। अब ये तो पेट बात है कि वर्क डन होगा, लेकिन कितना होगा क्वेश्चन। हमने वो वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है अलोंग द पाथ, देखा ना, ये तो वैसे हमने पॉइंट किया, लेकिन इसको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। वो तो मैंने बाउंड्रीज के ऊपर पॉइंट किया ना कि इसने ए से लेकर बी तक इसने मूव करना है, वरना तो वैसे तो हम इसको छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हर पॉइंट के ऊपर अलोंग द पाथ, चाहे ये इधर से इधर आ रहा है, 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 इधर से ये जितने पॉइंट्स हैं, इन पर छोटी छोटी जो इंक्रीमेंट है, उसके अंदर भी जब आपने चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन तो वहां पर भी होगा। यानी कि इसका मतलब है कि व्हेन यू हैव टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, जब आपने चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करना है तो ए से बी तक मूव करने के लिए आपको टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लेंथ एलिमेंट तो बन जाएंगे ना छोटे छोटे से, जितने मतलब आप एम तक इनको लेंथ एलिमेंट्स को कर लें। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, अब इस चार्ज Q के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स
लग रही है वो क्या है, इज F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फार्मूला हमने पढ़ा, इतनी फोर्स जो है वो एग्जर्ट होती है। अच्छा, अब ये फोर्स जो आप एग्जर्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये आप इसलिए एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स F इजिकल टू क्यू ई, क्योंकि इनकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से भी एक फोर्स प्रेजेंट है, और वो फोर्स इस चार्ज को मूव करने में क्या कर रही है, अपोज कर रही है। देखो ना, इन चार्जेस की भी एक फोर्स होगी ना। अब ये इन चार्जेस की फोर्सेस के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो अगर F इज इक्वल टू क्यू, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसके अपोजिट में जो फोर्स लग रही होगी इन चार्जेस की वजह से, वो होगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, जो कि इसकी मूवमेंट को अपोज कर रही है, इसको रोकने की इसको कोशिश कर रही है। तो ये वो फोर्स है जो आपने हर सूरत में लगानी है। द फोर्स यू मस्ट एग्जर्ट, ये तो वो फोर्स है F इजिकल टू क्यू जो आपने हर सूरत में लगानी है, इन ऑपोजिशन टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ऑपोजिशन में जो है उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की इज माइनस क्यू ई। अच्छा, अब यहां पर जो वर्क डन होगा, नाउ फोर्स तो लग गई है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, तो नाउ द वर्क डन इज W A टू B F डॉट डी एल, और इसमें अगर मैं F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो माइनस क्यू A टू B E डॉट डी एल। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, E डॉट डी एल माइनस E डॉट डी एल, अगर आप याद करें तो V बराबर होता है माइनस E डॉट डी एल के, होता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि V ऑफ B माइनस V ऑफ A इक्वल टू माइनस E डॉट डी एल, ये इसके बराबर है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो E डॉट डी एल की वैल्यू जो है वो 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो व्हाट विल बिकम W इज इक्वल टू Q V ऑफ B माइनस V ऑफ A। अब ये जो आंसर आपका पास निकला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। द इक्वेशन 3 is independent of the path। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है जो आप ले रहे हैं, यू हैव टेकन फ्रॉम A टू B।
तो ए से बी की तरफ ले रहे हैं, पाथ का तो इसके अंदर कोई जिक्र जो है वो नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पहले ही इस बात का पता है कि वो कंजर्वेटिव होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो v ऑफ b माइनस v ऑफ a इज इक्वल टू w ओवर q, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब अगर वर्ड्स में मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूं तो इन वर्ड्स the potential difference between 2 points A and B, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो किसके बराबर है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अब चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है इस इक्वेशन से, इससे W ओवर Q। ठीक है, ये पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जनरेट हुआ है जब आपने वर्क डन किया है इस चार्ज Q पर। और ये कब आपने वर्क डन किया इस चार्ज Q पे? जब आपने इस चार्ज Q को इन सोर्स चार्जेस के अगेंस्ट मूव करवाया। तो फिर इस रीजन के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो गया। रिक्वायर्ड टू कैरी पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अगर आप पार्टिकल को कैरी करना चाहते हैं ए से बी की तरफ, अच्छा अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत दूर से जो है इस चार्ज को लेके आएं और इसको किसी पॉइंट आर के ऊपर स्टिक कर दें, यानी कि बहुत दूर से का मतलब है कि इफ़ यू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड यू स्टिक इट टू द पॉइंट आर। ठीक है, इफ द चार्ज is bring from infinity and stick to the point R, और इसको पॉइंट R पे स्टिक कर दें। ठीक है जी, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इसको बी ले लेता हूँ, ए को इन्फिनिटी ले लेता हूँ। ठीक है, बी को आर ले लेता हूँ, बी गोज टू आर, ए गोज टू इन्फिनिटी। अब अगर ए इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी के ऊपर आपको पोटेंशियल पता होगा, नहीं पता होगा, वो तो ज़ीरो होगा। फिर वी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो एट ए गोज टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जो W है, W ओवर Q, दैट इज इक्वल टू V ऑफ R, या W इज इक्वल टू Q V ऑफ R।
अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इक्वेशन कब निकली है, जब आपने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर सेट किया है। ठीक है, ये इक्वेशन 5 कब आई है, द रेफरेंस is set at infinity for equation 5. अच्छा, अब जो वर्क डन होता है, बेसिकली वर्क डन जो है इसके यूनिट्स जूल के होते हैं। तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एज एन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इन दिस सेंस पोटेंशियल, अब इस सेंस में जो पोटेंशियल है इज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, द वर्क it takes to create the system. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर इसको ब्रैकेट डाल लें, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, W ओवर Q इज इक्वल टू V ऑफ R, और W को मैं कह सकता हूं डेट इज पोटेंशियल एनर्जी, या इसको मैं कह सकता हूं U ओवर Q इज इक्वल टू V ऑफ R। और W इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि U ऑफ B माइनस U ऑफ A। तो डेल्टा U ओवर Q इज इक्वल टू V ऑफ R। तो मोस्ट प्रिसाइज डेफिनेशन ये है कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, अब इसका एक पार्ट हो गया। अभी हमने जो है वो एनर्जीज की पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेट करनी है। अभी मैं इसको यहाँ पर